अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं यूसुफ खान आपके सामने हूँ और जो आप मेरे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से केमिस्ट्री वाला खान से मुझे आप देख रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टाइचोमेट्री का लास्ट लेक्चर डिलीवर किया था, थ्योरी का जो आखिरी लेक्चर था। और उसके एक्सरसाइज पे भी मैं टाइम टू टाइम कुछ न कुछ लेक्चर दूंगा, उसमें भी 5-6 लेक्चर बन जाएंगे। लेकिन इससे पहले एक्सरसाइज मैंने डिटेल में थ्योरी चूंकि पढ़ाई थी, तो अगर आपने वो की है तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज आसान हो गया है। अब मैं चाहता हूं कि मैं चैप्टर नंबर 2 पे बात करूं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के जो थ्योरी के जितने भी इसमें कंटेंट्स है, इन सबको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर दूं, डिटेल में कर दूं। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से है, इसका पहले इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है, जैसे मैंने स्टोइचोमेट्री में भी किया था, कि आपको ये पता चले कि इस चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम के बारे में है। तो एटम की कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई है, क्या डेवलपमेंट है। लोग उनको सिर्फ पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलते, ओवरऑल व्यू का पता नहीं चलता है कि इस चैप्टर में कहाँ से कहाँ तक कहानी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप चैप्टर के ओवरऑल व्यू को समझ सके, ओवरऑल जो बातें हैं उसमें कहाँ से स्टार्ट है कहाँ तक कंक्लूड है, आपके लेवल तक ये आपको पता हो। तो मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूं। आपको पता हो, खासकर ईटेक स्टूडेंट को भी पता नहीं होता है कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, कैथोड रेज, रेनॉल्ड रेज और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ा, ये पढ़ा, एक्स रेज पढ़े, लेकिन ओवरऑल वो कंसेप्ट नहीं बना सकते हैं कि इससे हमने कंक्लूड किया क्या। ये डेवलपमेंटल वर्क किस चैनल से गया है, कौन से वर्क हुआ है, फिर किसकी जरूरत आ गई, फिर न्यू जरूरत क्यों आ गई, ये इनको पता नहीं है। तो ये मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। ओके डियर स्टूडेंट, मैं स्टार्ट कर लेता हूं। पहला जो है, और आपको मैं ये भी बता देता हूँ, लेक्चर के स्टार्ट में बता देता हूँ कि मैक्सिमम जो है इस वीडियोस को शेयर कर दे, कमेंट्स में लेके जो भी बात हो। ठीक है, और इसके अलावा खुद भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी नोटिफिकेशन आ जाए, नोटिफिकेशन का बिल दबाए ताकि आपको हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आता है। तो ये चूंकि एक फ्री प्लेटफॉर्म है आपके लिए, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इनको सीख सके। जो भी लोग इनसे, मिसाल के तौर पर अगर पूरी कोर्स का नहीं है, आपको एक दो लेक्चर भी मिल गए, अच्छे लेक्चर है और आपने उसको भी देख ली, तो आपको तो फायदा दे देता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी इसको सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि ये नॉलेज है, एक एक सदका कहे आप इनको, लोगों को पहुंच जाए। ठीक है, लोगों के लिए है। वैसे कि कोई जो है किसी को अपने आप को जहमत नहीं देते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो कि पाकिस्तान में खासकर यूट्यूब के बहुत ही कम अर्निंग है, ना होने के बराबर है। वो अलग बात है, जिन पे कोई और किस्म की चीज़ों को अपलोड किया जाता है तो फिर ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल इनके रेशो इंतहाई कम है। लेकिन इसको एक समझ ले कि एक लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी समझ ले। ठीक है, मैं इस सोच से लगा हूं, इंशाल्लाह आगे भी काम करूंगा। ओके डियर स्टूडेंट, फर्स्ट मैं स्टार्ट लेता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एटम के बारे में डेमोक्रेटस डेमोक्रेटस ने एटम का जो वर्ड है वो इंट्रोड्यूस किया। अब एटम, ये बेसिकली एटॉमस, एटॉमस जो है ये ग्रीक वर्ड है, वहां से ये आ गया और इसका मतलब है इनडिविजिबल। एटॉमस का मतलब है इनडिविजिबल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इनडिविजिबल, इनडिविजिबल, अनकटेबल, इंडिविजिबल, जिसको कट नहीं किया जा सकता है, जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये इसका मतलब है। अच्छा, और ये जो डेमोक्रेटस है ये एक फिलोसफर था। ठीक है, ये क्या था, फिलोसफर। उसके बाद, ये तो खैर बहुत ही हिस्टोरिकल बात है, ओल्ड बात है बहुत। उसके बाद जो बकायदा तौर पे एटम के बारे में थ्योरी आ गए और इनके बाद मॉडल्स आ गए एटम के बारे में, तो वो स्टार्ट हुआ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से।
तो उसके बाद जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आ गया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में सबसे पहले बात तो यह है कि डाल्टन जो था वो एक ब्रिटिश स्कूल टीचर था, ब्रिटिश स्कूल टीचर था। ओके, तो उसने सबसे पहले एटम के बारे में कुछ पास्टुलेट्स दे दिए। थ्योरी जो होता है, थ्योरी आपको ये भी पता हो, थ्योरी और लॉ में फर्क ये है कि थ्योरी बहुत बड़ी चीज होती है। थ्योरीज के अंदर बहुत सारे पास्टुलेट्स होते हैं, नुकात होते हैं, लॉज होते हैं छोटे छोटे। लॉ जो है एक खास चीज होती है, यानी ज्यादा ब्रॉड नहीं होता है, खास कंडीशन के साथ खास चीजों के बीच में रिलेशनशिप होता है। जबकि थ्योरी जो है उसके अंदर बहुत सारे लॉज, पास्टुलेट्स वगैरह हो सकते हैं। तो थ्योरी बड़ी चीज है, लॉ जो है उसके अंदर भी आ सकता है। ठीक है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है इसने कुछ पास्टुलेट्स दे दिए। वो पास्टुलेट्स क्या है, मैं वन बाय वन वो सारे लिखता नहीं हूं और जरूरत भी नहीं है, लेकिन पहला पास्टुलेट ये है, मैं बता देता हूं कि एलिमेंट जितने भी है वो किस चीज पे मुश्तमिल है, एटम पे मुश्तमिल है। जितने भी एलिमेंट है, मैटर है, बल्कि एलिमेंट नहीं, जितने मैटर है, तो जितने भी मैटर है, ठीक है, उसके बुनियादी इकाई क्या है, एटम है। पहली बात ये थी, मैं शॉर्ट अंदाज में लिखता हूं। दूसरी बात ये है कि सेम एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे। सेम एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एलिमेंट होंगे। मसलन अगर हाइड्रोजन है तो उसमें हाइड्रोजन के सारे एटम्स होंगे और वो आपस में सेम होंगे। इसी तरह अगर ऑक्सीजन है तो उनके सारे एटम सेम और कोई फर्क नहीं होगा। और वो सेम किस चीज में होंगे, साइज में, मास में। किस चीज में, साइज और मास में। तो जब हम सेम की बात करते हैं तो ये साइज एंड मास। फिर एक, अगर इसको आप थोड़ा सा अनदर एंगल में, डिफरेंट एलिमेंट्स हो, तो फिर लाजमी बात है, अगर यहां सेम टाइप ऑफ एटम्स है तो यहां पर क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हो जाएंगे। तो इसमें सेम किस्म के, ठीक है, और ये डिफरेंट। ओके, उसके अलावा नंबर 4, कंबाइन, जब ये मिलते हैं, एन फिक्स्ड मास रेशो, जब ये आपस में मिलते हैं तो एक फिक्स्ड होल नंबर रेशो मिलते हैं। वो मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, फिक्स्ड होल नंबर रेशो में मिलते हैं। मसलन वाटर है H2O, ऑक्सीजन 1, तो 2 और 1 मिलेंगे जब भी वाटर बनेगा। इसी तरह आप H2SO4 है, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, तो इसी रेशो में मिलेंगे जब भी मिलेंगे। तो इसको कहते हैं फिक्स्ड मास रेशो। ये भी बात इसमें थी। अच्छा, उसके बाद इसमें केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में भी कौन इन्वॉल्व होते हैं, एटम इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, उसके बाद इधर से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से कुछ लॉज आ गए। ये सारे मैंने पास्टुलेट कहे और इधर से कुछ लॉज बनते हैं, और वो लॉज मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर ये सारे आप पढ़ ले, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तकरीबन 1808 में पेश किया था। इन सारे पास्टुलेट्स से हमारे पास दो बड़े बेहतरीन लॉज आते हैं।
नंबर वन, वो लॉज क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और दूसरा जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बड़े जबरदस्त लॉ है। ये दोनों लॉ जो है ये अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है। इस पे मैं डिटेल में इंशाल्लाह अगला लेक्चर में इस पे दे दूंगा। अब ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, इसने तो फुल स्टॉप लगा लिया कि बस एटम डिविजिबल नहीं है। अगर डेमोक्रेटस ने ये वर्ड इस्तेमाल किया, इसी तरह इसने जो है स्टॉप लगा लिया कि ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो है बर्जीलियस, एक और साइंस टेस्ट है, उसने मुख्तलिफ एलिमेंट के सिंबल इंट्रोड्यूस की। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के लिए, इसके लिए, इसके लिए, ये सिंबल इंट्रोड्यूस की। तो यहां तक एटम डिविजिबल नहीं था। अब उसके बाद मजीद समझ ले, ठीक है। तो जो डाल्टन का जो पास्टुलेट है, एटम इनडिविजिबल, एटम इनडिविजिबल, ठीक है। ये बात एटम इधर से आ गई, लेकिन इस एटम के इनडिविजिबिलिटी वाली जो बात है ये गलत साबित हो गई। कहां से गलत साबित हो गई? ये फिर रिजेक्ट हुई, रिजेक्टेड बाय मुख्तलिफ फिनोमेनाज ने इसको रिजेक्ट किया। किस फिनोमेनाज ने? नंबर वन, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट्स, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट्स ने, तीन चीजों ने, आपको पहले से बता दूं, ये वाली बात एटम इनडिविजिबल है, ये तीन चीजों ने रिजेक्ट की। तीन ऐसे बातें हो गए। नंबर फर्स्ट, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, ये पहले है। नंबर टू, कैसे रिजेक्ट किया बताता हूं। नंबर टू, रेडियो एक्टिविटी, ये दूसरी बात थी, दूसरी फिनोमेना है जिसने ये कैंसल किया कि एटम डिविजिबल है। इसने कहा, वो उसने भी प्रूफ किया। नंबर थर्ड जो है डिस्कवरी ऑफ, अच्छा ये हो गया। अच्छा, उसके बाद है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसने भी। अच्छा डियर स्टूडेंट, समझ लें, आपका क्लियर कट कंसेप्ट हो। यहां तक बात क्या चल रही है? यहां तक बात चल रही है कि एटम डिविजिबल नहीं है। इसकी वजह से जब लोगों ने मान लिया कि डिविजिबल नहीं है, तो बहुत अरसा तक स्टॉप लग गया। एटम पे किसने सोचा या काम करना या ये वगैरह, इस तरफ नहीं हुआ। जब कोई गलत बात आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि ऐसा ही है, उसके बाद वो आगे जो अंधेरे में आप होते हैं, तो ये बहुत नुकसान करते हैं। तो तकरीबन राउंड अबाउट 70-80 ईयर्स, या तकरीबन 70 ईयर्स, 70 ईयर तक एटम पे काम नहीं हुआ कि डिविजिबल है। उसके बाद ये जो तीन चीजें आ गए, जो मैं यहां बड़े बड़े लिख चुका हूं, इन सब ने प्रूफ किया कि एटम तो डिविजिबल है। कैसे प्रूफ किया? कैथोड रेज पे काम हो गया। कैथोड रेज हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी, कैथोड रेज नहीं, बल्कि अगर मैं इसको कहूं गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट तो ज्यादा अच्छा है। गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि इसके अंदर फिर दोनों आते हैं, कैथोड रेज भी, एनोड रेज भी। तो गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ने यह साबित किया कि एटम डिविजिबल है। इससे काम स्टार्ट किया किसने? सबसे पहले विलियम क्रूक्स ने,
ठीक है, विलियम क्रूक्स ट्यूब भी कहते हैं इसको। तो हम डिटेल में इन पे बात करेंगे। विलियम क्रूक्स ट्यूब भी कहते हैं, विलियम क्रूक्स ट्यूब। ऑल्दो विलियम क्रूक्स को ये डिस्कवरी तो नहीं मिली इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की, लेकिन तकरीबन 36 ईयर इसने इसी पे काम किया। उसके बाद फर्दर ये इधर से दो बातें आ गए, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, जिसको हम आज भी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा इससे आ गया एनोड रेज एक्सपेरिमेंट, जिससे आ गया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो एटम के अंदर है, आज हम जानते हैं। तो एटम को डिविजिबल हो गया क्योंकि इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन है। और वो कैसे डिस्कवर हो गए, वो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट का डिटेल है, वो हमारे प्रॉपर पर लेक्चर है। ठीक है, तो ये डिस्कवरी हुई तो ये किसने की? जे थॉमसन ने। और ये किसने किया? ये क्या गोल्डस्टेन ने, गोल्डस्टेन। तो यहां दो पार्टिकल हमें पता चला कि ये तो डिविजिबल है। कैथोड, यही जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर जो काम हो गए उससे पता चला ये तो एटम डिविजिबल है। नंबर टू जो है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी मैं डिटेल में बात करूंगा टॉपिक में। दो किस्म के हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी एंड नेचुरल। लेकिन जब रेडियो एक्टिविटी होता है, तो मैं एक जनरल बात कहूं, सीधी सीधी बात, जब कभी रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तो इसका मतलब क्या है? उसका न्यूक्लियस में कुछ तोड़ फोड़ हो रहा है, कुछ पार्टिकल या कुछ रेज उससे निकल रहे हैं, यानी उनके न्यूक्लियस में कुछ ऐसे चेंज आ रहे हैं, जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में जा रहे हैं या तोड़ रहे हैं या कुछ हो रहा है, उससे पार्टिकल निकल रहा है या जो है रेज निकल रहे हैं, उसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता है। तो अगर किसी चीज के न्यूक्लियस से कुछ और पार्टिकल निकलते हैं एटम के, जब एटम से पार्टिकल निकलते हैं उनके न्यूक्लियस से, क्या मतलब बता रहा है? ये बता रहा है कि ये तो डिविजिबल है, इसके अंदर कुछ तोड़ फोड़ हो रहा है, चेंज हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। तो इधर से डिस्कवरी में क्या हुआ? आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुआ, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। और ये किसने किया? ये किया जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक 1932 में। तो ये एक और बात आ गई कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल है अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है। तो उसके अंदर हेवी मास की वजह से कोई और पार्टिकल मिस कर रहे हैं हम। चलो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन ये हेवी मास किधर जा रहा है, तो हम यहाँ बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, एक लेक्चर दो में इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन यहां से बात क्लियर हो गई कि इनका मास जो है वो न्यूट्रॉन, जो बहुत हेवी पार्टिकल है, इसके अंदर न्यूट्रल है। तो जेम्स चैडविक ने इनके लिए एक्सपेरिमेंटल वर्क किए और कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस हो गए, उनसे पता चला। अब आते हैं इसकी तरफ, स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैसे पता चला कि एटम डिविजिबल है। मैं एक सिंपल मिसाल दे दूं। इधर अगर आप एक पार्टिकल ले लें जो कि डिविजिबल ना हो, कुछ भी ना हो, तो अगर आप इन पे रेडिएशन छोड़ दें, तो यही रेडिएशन या तो इससे रिफ्लेक्ट होंगे डिफरेंट एंगल से, या पास होंगे, या इस एंगल से इस एंगल से सीधे गुजर जाएंगे। लेकिन अगर आप ये वाला सिस्टम ले ले, सपोज इनके अंदर शेल्स है, तो मुझे ये बताओ, अगर ये यहां से आप रेडिएशन दे दे, एनर्जी दे दे, यहां इसके अंदर पार्टिकल हो, क्या अगर ये रेडिएशन दे दे यहां, ये एब्जॉर्ब हो जाता है?
जब आप रेडिएशन दे रहे वो एब्जॉर्ब करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर कुछ ऐसे हुआ कि जिसमें वो पार्टिकल सब पार्टिकल लोअर स्टेट से हायर स्टेट की तरफ गया। अगर एटम के अंदर ही ऐसा होता है कि पार्टिकल लोअर से हायर में जा सकते हैं, जिसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, और अगर इनको एब्जॉर्ब किया है और फिर ये वापस आते हैं, रिलीज कर देते हैं, इसका मतलब है कुछ पार्टिकल हायर से लोअर की तरफ आ रहे हैं। अब एटम के अंदर जो पार्टिकल लोअर से हायर, हायर से लोअर आते हैं, इसका क्या मतलब आता है? इसका मतलब आता है कि इस एटम के अंदर कुछ पार्टिकल है, यानी इस एटम के अंदर कुछ सिस्टम है जिसमें कुछ और पार्टिकल लोअर से हायर, हायर से लोअर आ सकते हैं। तो देखिए, एटम तो इस किस्म का बिहेव कर रहा था, ठीक है, और ये जब वापस आ रहा है तो इनसे फिर रिलीज एनर्जी हो रही थी। तो अगर ये वाला बिहेव कर रहा था, ये वाला तो नहीं कर रहा था कि बस एटम एक गोल मटोल चीज है और इन पे लाइट पड़े स्कैटर कर दे, आगे पीछे रिफ्लेक्स कर देगी इधर उधर, ऐसा नहीं हो रहा था। तो अगर ये कुछ हो रहा है, ठीक है, ये भी कुछ हो सकता है जब न्यूक्लियस के स्ट्राइक करते वापस आ सकते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आप जानते हैं, लेकिन वो अलग चीज है कि उसके न्यूक्लियस का पता चला कि यहाँ कुछ मास है। लेकिन जब एब्जॉर्ब हो रहा है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात करते हैं, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी ने ये बात मालूम की, यहाँ तो एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, रिफ्लेक्ट इमिशन भी हो सकता है। तो अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी को ये बात मिली, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी को कौन सी बात मिली? ये वाली बात। इसका मतलब है एटम के अंदर कुछ और पार्टिकल है। यहां से बात क्लियर हो गई। फिर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अगर एग्जांपल ले ले तो बहुत डिटेल में है, आपको पता है। उसके अंदर फिर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, लेमन सीरीज, बाल्मर वगैरह वगैरह, हम उधर बात करेंगे। तो ये सारी चीजें जो मैंने बात की, 1 2 3, इसने एटम को प्रूव किया, क्लियर किया कि एटम डिविजिबल है। अब पहले इनडिविजिबल की बात थी, अब डिविजिबल हो गया। अब उसके बाद जब एटम डिविजिबल हो गया तो फिर मुख्तलिफ किस्म के मॉडल आ गए, मुख्तलिफ किस्म की स्टडी आ गई। चलो एटम डिविजिबल है, मान लिया, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, और क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है क्या होगा, नीचे आ रहा है क्या होगा। तो फिर ये डिस्कशन, ये जो सब कुछ था, स्टार्ट हो गया। तो अब उसके बाद जो है, जब जब एटम डिविजिबल है, व्हेन एटम इज डिविजिबल, ये एक्सेप्ट हो गया, पहले नहीं हो रहा था। उसके बाद ये सारे फिनोमेना ने क्लियर किया, उसके बाद जब हो गया एटम डिविजिबल है, तो इनके बाद उनकी स्टडी स्टार्ट हो गई। तो स्टडी में मैं आपको सिर्फ बड़े बड़े जो कंसेप्ट है, जो आइडिया है, वो दे दूं ताकि आपको आसानी हो समझने में। उसके बाद क्या हुआ, मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स आ गए, यानी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इधर उधर कहाँ पे है। तो मॉडल तो ज्यादा है, लेकिन मैं वो ले लूंगा जो आपके कोर्स में है। ज्यादा डिटेल में हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट, मिसाल के तौर पर आपके कोर्स में 9th 10th में अगर आप देखें, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। इसके बिग अचीवमेंट यह है कि न्यूक्लियस डिस्कवर किया। उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद एटम में न्यूक्लियस है और बाहर कुछ नेगेटिव पार्टिकल है, अंदर मास जो है न्यूक्लियस में है। इसको डिस्कवर करने के बाद प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आ गई। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्वांटाइजेशन कंसेप्ट नहीं दे रहा था, वो मैं इंशाल्लाह बाद में डिटेल में लेक्चर में बता दूंगा। और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जब आ गई, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि हार्ड बॉडी जो था, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने हार्ड बॉडी लिया, रेडिएशन दे रहे, कंटिन्यूसली नहीं दे रहे और वो डिस्क्रीट दे रहे हैं। उससे मतलब क्या होता है, इससे ये कंक्लूड हुआ कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके एनर्जी क्वांटाइज्ड है, वो कोई भी एनर्जी नहीं रख सकता है, बल्कि उनकी खास खास एनर्जी है। तो हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहां से ये बात क्लियर हो गई।
उसके बाद बोहर एटॉमिक मॉडल आ गया, बोहर एटॉमिक मॉडल। उसने इसी क्वांटाइजेशन कंसेप्ट को इस्तेमाल किया और अरेंजमेंट दे दिया इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन शेल्स में होंगे और फिर नेक्स्ट शेल होगा, फिर नेक्स्ट शेल होगा, इस किस्म की तरतीब। अब ये फर्स्ट शेल है तो सेकंड शेल अलाउड है, फिर थर्ड अलाउड है, खास खास जगह अलाउड है। अगर लोअर से हायर जाते एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, वो वापस आते हैं रिलीज होगी, लेकिन इनके बीच में स्टे नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन। और इनके मुख्तलिफ पास्टुलेट्स है, लेकिन खुलासा यही है, तो मैं आपको वो बता रहा हूं। तो इसने क्वांटाइजेशन कंसेप्ट को पकड़ के एक्सप्लेन किया। फिर इसमें कुछ गलतियां थे, कुछ प्रॉब्लम थे। इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स पोजीशन बता रहा है, और इसके अलावा जो है शेल को समझा रहा है कि शेल है, लेकिन शेल के अंदर सब शेल ऑर्बिटल्स ये वगैरह के बारे में पता नहीं था, इसलिए इसमें ड्रॉबैक आ गए। इसके अलावा जो है इसने जो है शेल को एक सर्कुलर पाथ समझा, ठीक है, जैसे गाड़ी के रिम हो इस तरह, बस ये लाइन है इसके अंदर। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेव जाते हैं, मोशन करते हैं। तो ये बातें इसने नहीं एक्सप्लेन की। तो इसके बाद फिर आ गया स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, वो आ गया। उसने वेव का कंसेप्ट दे दिया कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस तो जा रहे हैं, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ वेव जा रहे हैं, या यहां से जा रहा है, सपोज ये लाइन है, तो ये इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग वेव। तो इन पे हम ये आपके कोर्स में नहीं है, हम इन पे बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां तक बात कर लेंगे। तो ये एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, न्यूक्लियस कहाँ है, ऊपर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, नीचे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ हो गया। अब इसके होने के बाद ये तो एटम के बारे में मॉडल थे। जब बात कुछ हद तक क्लियर हो गई कि चलो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, क्या कर रहा है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ है, उसके बाद इनकी मजीद स्टडी हो गई। अब मजीद जो स्टडी इनकी हो गई, ठीक है, तो अब इनको स्टडी करते, यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, कि हाँ चलो अगर ऐसा है तो क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो वो जो प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं मजीद एक्सरेज, वो एक्सरेज मिसाल के तौर पर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, हम अगर एटम है, ठीक है, मेटल का पीस है, उसके अंदर एटम है, वो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइड होता है, जब वापस आते हैं एनर्जी एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव, उनको हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं शेल टू शेल विद द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहते हुए अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जा रहे हैं, उनसे जो एक्सरेज पैदा होते हैं। एक्सरेज दो किस्म के हैं, कंटिन्यूस एंड एक्सरेज, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। हम दोनों पे बात करेंगे टॉपिक में। तो इससे बात क्लियर हो गई कि हाँ अब इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे कैसे जा रहे हैं। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन भी है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, शेल में रखे, दूसरे में शेल में क्या रखे, तीसरे में क्या रखे, कैसे रखे। तो फिर ये भी तरतीब देना इंपॉर्टेंट था कि हम इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सके, कि चलो जब एटम डिविजिबल है, उनके अंदर ये चीज़ है, तो अरेंजमेंट कैसा होगा। तो ये भी लंबा चौड़ा डिटेल है। नंबर 4, अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो, कहाँ कहाँ पे है, हम इनको क्या एड्रेस दे दे, शेल है, सब शेल है, ऑर्बिटल है, स्पिनिंग है, किधर है, उधर है, ये चीज़ों को एड्रेस देना है। जैसे आप कहीं रहता है, मिसाल के तौर पर पेशावर में रहते हैं, फिर कहते हैं टाउन 3 में हूँ, और फिर किसी को कहता है मैं स्ट्रीट नंबर 5 में हूँ, और फिर किसी को कहते हैं हाउस नंबर 7 का हूँ। अगर किसी का ये एड्रेस है तो मैंने उनका एड्रेस देखा नहीं है, मुझे पता नहीं है, मैंने वैसे खुद से बात की। मिसाल के तौर पर टाउन 3, स्ट्रीट नंबर 5, हाउस नंबर 7, अगर वो किसका है तो मैं उसको नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने वैसे बात की। तो फिर हम इनको एड्रेस देना है, और उस एड्रेस देने के लिए फिर क्या करना है,
क्वांटम नंबर्स है। यही क्वांटम नंबर फिर इनका डिजिग्नेशन बता रहा है, एड्रेस बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहाँ कहाँ है, हम क्या क्या कह सकते हैं उनको। तो डियर स्टूडेंट, ये इस पूरी चैप्टर के कंटेंट्स है। मुझे इंशाल्लाह ऐसा लगता है कि आप एंजॉय कर चुके होंगे, क्योंकि आपको स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट लेता हूँ और इधर जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। वो अलग बात है, डेट शायद मुझे याद नहीं है, मैंने कहीं कहीं पे डेट्स वगैरह नहीं लिखे होंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कब कब हुआ है, लेकिन आपको पता हो कि तरतीब ऐसा आ रहा है। समझ आ रही बात। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और साथ रहे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट कर लूँगा यहाँ से लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से। और जब मैं इनको ख़त्म करूँगा तब मैं आ जाऊँगा, ठीक है। तो एटम के इनडिविजिबिलिटी की बात है यहाँ तक, फिर मैं डिविजिबिलिटी की तरफ आऊँगा। तो डिविजिबिलिटी में इस यहाँ आऊँगा। तो यहाँ से टॉप से लेकर वन बाय वन पे हम ऐसे आ रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है। पूरा यहाँ आ जाएंगे और इनके बाद फिर ये कर लेंगे। या कुछ शायद आपके बुक में तरतीब गलत है, इधर उधर हो, तो हम तरतीब सेट कर देंगे, लेकिन आपको पहले लेक्चर में तरतीब का पता हो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।